ठंड है ना वैसे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गेट 2019 की बात हो रही थी। गेट 2019 की बात हो रही थी। पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखता है वो ये है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था एनआईटी में जिसमें पूछा था कि डील्स अंडर रिएक्शन जो है इनमें से कौन सा देगा। डाइन दे रखी है, नीचे डाइन दे रखी थी, उनमें से पूछा था कि कौन सी डाइन जो है वो डील्स अंडर रिएक्शन देगी। ठीक है, मैं डाइन्स को आपके सामने बना रहा हूं। आपको इनमें से क्या बताना है कि कौन सी डाइन जो है वो डील्स अंडर रिएक्शन देगी। ठीक है, तो जब हम इनको बनाते हैं तो पहली डाइन ये दे रखी है, दूसरी डाइन ये दे रखी है, एंड नेक्स्ट इज दिस, ये दे रखी है। एक दे रखी है डाइन ये वाली, ठीक है। एक दे रखी है ये वाली, और दे रखी है ये वाली। एक दे रखी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे वाली दे रखी है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रखा है कि इन सब के अंदर से डील्स अंडर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन देगी। तो जब हम डाइन की बात करते हैं तो सिस डाइन जो होती है वो डील्स अंडर रिएक्शन देती है। तो इसके अंदर ये सिस है तो ये देगी। ये वाली भी क्या है, सिस डाइन दिख रही है आपको। ये जो है ये ट्रांस तो है, लेकिन अगर इसको आप सिस बनाना चाहो तो इसको आप सिस बना नहीं सकते, क्योंकि इसको तो आप रोटेट कर नहीं सकते, इसको भी आप रोटेट नहीं कर सकते। तो ये डाइन जो है वो डील्स अंडर रिएक्शन नहीं देगी। ये वाली जो है ये दे देगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये ट्रांस है और इसको हम रिजिड स्ट्रक्चर है, इसको हम रोटेट करके सिस नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं देगी। ये वाली जो है ये सिस ऑलरेडी दे रखी है, ये भी सिस दे रखी है। तो 1 2 3 4 एंड 5 डाइन्स जो हैं वो आपकी सिल्स जो डील्स अंडर रिएक्शन है उसको देंगी, और बाकी कोई जो 2 बच गई वो नहीं देंगे। तो आपको 5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 लिखना था और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये जैम लेवल तक के हैं। मतलब क्या है कि जैम में आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आप जैम क्वालिफाइड हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, अभी हम वो वाले टॉपिक्स नहीं छेड़ रहे हैं जो कि आपके अभी एमएससी के सिलेबस में है, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स हो गए। तो वो जो है वो थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं, उनको अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जैम लेवल के हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो उसने पहले बोला कि एक निकल का क्या है, कॉम्प्लेक्स है H2O का 6, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है +2। ये जो है इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो दे रखी है आपकी 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। और फिर आपसे पूछ रखा है कि निकल का Cl6 एक कंपाउंड है जो कि -4, और एक आपका है निकल का अमोनिया का है NH3 का होल 6 +2। ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं। ये 2 कंपाउंड्स में से ये पूछ रखा है कि इसके कंपैरिजन में किसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको लर्न होनी चाहिए इस टाइम पर। मतलब कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं थी, पहले आपके हेलोजन आते हैं, फिर आपका H2 आता है, फिर अमोनिया, और फिर ये साइनाइड वाले लिगेंड्स आते हैं।
तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या क्या कहती थी कि जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे बढ़ेंगे उतनी ही उसकी जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, CFSE वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो उससे 1 मिनट के अंदर हो जाता। क्लोरीन जो है वो H2O से पहले आता है तो इसकी लोअर होगी, और अमोनिया जो है H2O के बाद आता है तो इसकी हायर होगी। बस ये देखना था, और यही आंसर है आपका, लोअर एंड हायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लोअर एंड हायर रिस्पेक्टिवली, और ये आपका क्वेश्चन हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए हुए हैं। ये क्या हो गया आपका, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। थर्ड क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रखा है कि जो सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सिलिकॉन्स, तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि सिलिकॉन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। थर्ड, दे आर ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर्स, दे आर ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर्स। ठीक है। फोर्थ, दे हैव स्टेबल सिलिकन सिलिका लाइक स्केलेटन, सिलिका जैसा स्केलेटन होता है, सिलिका लाइक स्केलेटन। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि सिलिकॉन्स के बारे में बात हो रही है। सिलिकॉन्स के अंदर हम देखते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं सिलिकॉन की। ये वाली जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन का अगर बॉन्ड बन रहा है तो सिलिकॉन्स के अंदर वो स्टेबल बॉन्ड बनता है, अनस्टेबल नहीं बनता। तो सिंपल सी बात है, सिलिकॉन्स अगर बन रहे हैं तो वो बहुत स्टेबल बॉन्ड बनेगा तभी तो फॉर्म होंगे। देखो पॉलीमर्स तो हैं ही, जो सिलिका के कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीमरिक चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो तो सही है। सिलिका जैसा स्केलेटन होगा तो सिलिका जैसा स्केलेटन भी सही है। इनसॉल्युबल इन वाटर ये भी सही है। ये स्टेटमेंट गलत है कि सिलिकॉन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको आपकी जो गट फीलिंग आ रही है, जो आपको जो ये आ रहा है कि अगर मान लो आपको कोई ऑप्शन है जो बहुत स्ट्रांगली आपको ये लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको उसको बैक करना पड़ता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में चांस ले सकते हैं आप जिसके अंदर आप 80% अगर श्योर है कि आपका ये ऑप्शन जो है ये मैं सही कर रहा हूं, तो आप उसको चांस ले सकते हैं एमसीक्यू में, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ के चले जाए तो भी आप एक आध टॉपिक को इधर उधर कर देंगे। तो उसके अंदर आपको ये भी माइंड में रखना है। क्या माइंड में रखना है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आएगा। अगर मेरे को 80% प्रोबेबिलिटी है किसी ऑप्शन में तो मैं उसके साथ चला जाऊं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है एक फेवरेट क्वेश्चन है स्पाइनल्स के उसमें, इसमें से ये पूछ रखा था कि कौन सा स्पाइनल जो है वो नॉर्मल बना रहा है। नॉर्मल स्पाइनल का क्वेश्चन था, नॉर्मल स्पाइनल कौन सा है। अब इसके लिए क्या है, आपको पूरा टॉपिक आना चाहिए अच्छे से, स्पाइनल क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये सब आना चाहिए। लेकिन एक ट्रिक है, उसमें मैं आपको क्या बता सकता हूं कि Fe2O4 है। Fe2O4 के साथ आप X कोई भी मेटल रख लो, कोई भी मेटल रख लो, सारे के सारे इनवर्स बनेंगे, सारे के सारे इनवर्स बनेंगे। लेकिन अगर Zn आ गया Fe2O4 के साथ, क्या आ गया, जिंक आ गया, जिंक आ गया, तो वो नॉर्मल बनाएगा बस। ठीक है। ऐसे ही दूसरों के लिए भी है एक शॉर्ट ट्रिक, वो भी मैं अगर कोई और क्वेश्चन पूछ रखा हो उनसे बेस तो बता दूंगा। मैंने क्या बताया, Fe2O4 के साथ कोई भी अगर मेटल दे रखा है तो सारे इनवर्स ही बनते हैं, लगभग
सिर्फ एक को छोड़ के, वो क्या है जिंक। अगर जिंक के साथ Fe2O4 आ गया तो वो आपका नॉर्मल बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। आपको वहां पर टाइम बचाना है। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने लग गए, CFSE के थ्रू जाओगे तो आंसर निकल आएगा, लेकिन आपको फिर उस चीज का उतना वेटेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करने हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। Fe2O4 के साथ कोई भी अगर आपका मेटल आ गया तो वो क्या होगा, क्या होगा, इनवर्स। बस जिंक आ गया तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसल फॉर्मेशन। देखिए ये मैं जानता हूं सब्जेक्ट के बारे में, उसके बेस पे बता रहा हूं और क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो भी सकते, ये जो है ये मेरे अपनाई हुई चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बुकिश कोई चीज आपको मैं बता रहा हूं और आपको वो वैसे ही मिले। तो ये सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से है। हमें जो आपका पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो नॉलेज है वो तो बुक्स में बहुत सारी है, बतेरी पड़ी भरी पड़ी है, आप उसको पढ़िए और फिर उसको करिए। उससे कोई आपका पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है, फिर उसके बाद सीधा एग्जाम है। तो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ हो सकती है वो हम यहाँ कर लेंगे और अपना एग्जाम दे लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिसल फॉर्मेशन जो होता है, मिसल फॉर्मेशन जो है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहले दे रखा है डिक्रीज इन ओवरऑल एंट्रोपी एंड एंट्रोपी ड्यू टू ऑर्डरिंग, ठीक है, ड्यू टू ऑर्डरिंग। एक दे रखा है इंक्रीज इन ओवरऑल एंट्रोपी मोस्टली ड्यू टू इंक्रीज इन सॉल्वेंट एंट्रोपी, ठीक है। इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू सोल्यूट एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंक्रीज इन सोल्यूट एंट्रोपी, ये ऑप्शन। इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड डिक्रीज इन एंथैल्पी। देखो भाई, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मिसल फॉर्मेशन का मुझे ये पता है कि जो सोप मैकेनिज्म पढ़ा था आपने, उसके अंदर मिसल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वो सब होता है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो एंट्रोपी है सिस्टम की, वो ओवरऑल इंक्रीज ही होती है। ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज तो होगी नहीं। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर आ रहा है इंक्रीज। अब एंथैल्पी का भी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन सॉल्वेंट जो होता है उसकी एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी, इसको बोलने देते हैं पहले, ये कंप्लीट हो जाए। बहुत ठंडा है। हो गया, ठीक है। तो क्या है, हमने क्या बात की कि जो एंट्रोपी है वो ओवरऑल तो इंक्रीज ही होगी। फिर उसके बाद सोल्यूट की और सॉल्वेंट की बात है। एंथैल्पी के बारे में हम जानते नहीं, सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात है। तो जब आप मिसल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे या सोप मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बात की थी कि जो सोल्यूट है, जो पानी है, उसको हम बार बार यूज कर रहे थे, है ना। जो क्या है आपका सोल्वेंट है उसको हम यूज कर रहे थे, जिससे कि मिसल फॉर्मेशन होता है और जो डर्टी क्लोथ्स है वो क्लीन हो जाते हैं। तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तभी जाके जो आपका ओवरऑल एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए इसी को बोलते हैं कि मिसल फॉर्मेशन के लिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन जो हो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है और जो बेसिक इंस्टिंक्ट है आपका, उसको बैक करके
कुछ ऑप्शंस को जो एलिमिनेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़िए मत, आप वहां पर जाके ऐसे करिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे मत करिए। आप जो आपके टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे कि ग्रुप थ्योरी है, या कोऑर्डिनेशन है, या ऑर्गेनोमेटेलिक्स है ना, और फिजिकल के टॉपिक हैं, ऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो उनके अंदर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको उसके अंदर कुछ भी मत छोड़िए। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे जनरली पूछना चाह रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसे ही नॉलेज लगानी पड़ेगी और ऐसे ही करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे आके और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे 2019 के, जो कि जो है सोल्व हो सकते हैं, इजीली सोल्व हो सकते हैं, और आपको नंबर दे के जा सकते हैं। और ये रिपीट होते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको डिल सल्डर के बारे में बताया था, वो या फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ये सब क्या है, ये रिपीट होते हैं। तो आपको इन रिपीट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर को सोल्व कर रहे हैं, तो हम हमारा जो लेवल उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि हम अच्छे से एक बार अटेम्प्ट दे पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।